क्लास पार्ट 4 है। पार्ट 4 प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपका सेक्शन डील करते हैं उसको। आज का मेरा टॉपिक है बिजनेस इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर पीजीपीपी। कुछ बिजनेस इनकम ऐसे होते हैं जो पीजीपीपी के अंदर में फॉल नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट इसको लेकर कुछ केस लॉ है। जैसे आपका होगा चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट केस लॉ है। मैं आप लोग को नाम के साथ बोलूँगा इसको याद करने के लिए। हम लोग इसको आज डील करेंगे। चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये केस लॉ बहुत ही रिलीवेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका होगा सीआईटी वर्सेस एनडीआर वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये भी आपका रिलीवेंट है। और सीआईटी वर्सेस सिटी मिल्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सुप्रीम कोर्ट का केसेस है, ये भी आपके लिए बहुत रिलीवेंट है। फिर आपका सेक्शन 30 को लेकर डील करूंगा, सेक्शन 31 डील करूंगा, और आपका शांति भूषण जी का एक केस लॉ था सीआईटी, शांति भूषण वर्सेस सीआईटी दिल्ली, इसको लेकर हम लोग डील करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बिजनेस इनकम ऐसे होते हैं जो पीजीपीपी के हेड में नहीं टैक्सेबल होते हैं। दे आर सम बिजनेस इनकम व्हिच आर नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीपीपी। मेरा ऐसा कंसेप्ट है कि सेक्शन 28 में क्या बोला गया था। सेक्शन 28 में बोला गया है चार्ज, जो आपका चार्जेबिलिटी सेक्शन है, इसमें बोला गया है कि जो कोई भी आप बिजनेस करते हो उसका जो प्रॉफिट और गेन्स होगा वो पीजीबीपी के अंदर में आएगा। बट दे आर सम एक्सेप्शंस, उसको लेकर डील करते हैं। पहला क्या बोला गया, रेंटल इनकम इन केस ऑफ डीलर इन प्रॉपर्टी। जो आपका डीलर इन प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम यदि होता है तो वो किस में चार्जेबल होगा, वो चार्जेबल अंडर एचपी, वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में चार्जेबल होगा। जो भी हाउस प्रॉपर्टी से आपका इनकम होगा, रेंटल इनकम होगा, वो आपका चार्जेबल अंडर एचपी। नेक्स्ट क्या बोला गया, डिविडेंड ऑन शेयर इन द केस ऑफ डीलर इन शेयर। आप लोग जो सेक्शन 28 चार्जेबिलिटी था पीजीबीपी का, वैसा ही सेक्शन 56 चार्जेबिलिटी है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के चार्जेबिलिटी में बोल दिया गया है जो डिविडेंड होगा, डिविडेंड शैल ऑलवेज बी चार्जेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो डिविडेंड ऑन शेयर्स इन द केस ऑफ डीलर इन शेयर्स, यदि कोई डीलर इन शेयर्स है, इन्वेस्टर के लिए तो कोई बात ही नहीं, इन्वेस्टर्स के लिए तो आईओएस का पार्ट रहेगा ही, लेकिन जो डीलर इन शेयर्स है, जिसका शेयर ट्रेडिंग का बिजनेस है, यदि उसको भी डिविडेंड मिलता है तो वो भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में आएगा। नेक्स्ट आपका आ गया विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, ये भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट होगा, चाहे वो जो भले ही डीलर क्यों नहीं हो, उसका भी उस केस में भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया, इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन कंपेंसेशन और इनहैंस्ड कंपेंसेशन। जो जो इंटरेस्ट मिलता है कंपेंसेशन, मान लीजिए गवर्नमेंट ने कंपलसरी एक्वायर किया, कंपेंसेशन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा या इनहैंस्ड कंपेंसेशन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा, वो आपका ऑलवेज भी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। उसमें 50% अलाउ हो जाता है एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 57। हम लोग इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डील करेंगे। तो अभी यदि मैं आपसे बताऊं कौन कौन से बिजनेस इनकम ऐसे होते हैं जो पीजीबीपी के अंदर में टैक्सेबल नहीं होते हैं। सबसे पहला केस आपका रेंटल इनकम आ गया, दूसरा आ गया डिविडेंड ऑन शेयर, तीसरा आ गया विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, और लास्ट आ गया इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन कंपेंसेशन और इनहैंस्ड कंपेंसेशन। ये चारों के चारों पोर्शन ऐसे हैं जो जो ये चारों के चारों इनकम ऐसे हैं जो बिजनेस पीजीबीपी के अंदर में नहीं फॉल करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट केस लो आपके साथ में डील करता हूँ। मैंने क्या कहा था, जो जो आपका डीलर इन एचपी, जो हाउस प्रॉपर्टी को लेकर जो डीलिंग करता है, उसका जो इनकम होगा वो बिजनेस इनकम के अंदर में आएगा। तो मैं इसके ऊपर एक केस लो था चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लो है। ये आप मान के चलो, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सीए फाइनल लेवल पर, और इसके चांसेस बहुत अधिक है आपके आने के। सो इसको आप लोग ठीक से कर लीजिएगा। चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लो है। इसलिए मैं इसमें अच्छा खासा मैं टाइम लूंगा और आपको अच्छा से इसमें मैं डील करके बताऊंगा। देखिए क्या बोला गया, चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये केस क्या था। मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, आप लोग उसका आंसर आफ्टर आप लोग उस कमेंट में दीजिएगा, प्लस जब इस टॉपिक को जब मैं डील कर लूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। मान लीजिए दिल्ली गुड़गांव के साइड में या कोलकाता के न्यू टाउन के साइड में बहुत सारे फ्लैट ऐसे हैं जो बहुत सारे बिल्डर्स, डीएलएफ हो गया, फिर आपका एक्जोटिका हो गया, वो आपका महागुन हो गया, फिर दे आर सो मेनी बिल्डर्स, ऐसे बहुत सारे बिल्डर्स हैं जिसके जो प्रॉपर्टी है, जिसके जो प्रॉपर्टी है, जो फ्लैट है, वो अनसोल्ड पड़े हुए हैं, जो अनसोल्ड पड़े हुए हैं।
तो वो क्या करते हैं, जो अनसोल्ड प्रॉपर्टीज है उसको वो कुछ दिन के लिए रेंट पर लगा देते हैं जब तक वो सेल नहीं होता। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली गुड़गांव साइड में बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी हैं, जैसे आपका डीएलएफ हो गया। डीएलएफ का मेन काम क्या है? डीएलएफ का मेन काम है जमीन खरीदना, फ्लैट को बनाना और फ्लैट को बना के सेल करना। अब फ्लैट को बना के सेल करना, जो अनसोल्ड प्रॉपर्टी है, जो सेल नहीं हुआ है, जो प्रॉपर्टी डीएलएफ का सेल नहीं हुआ है, उस केस में डीएलएफ क्या करें, उस केस में जो गुड़गांव साइड में या दिल्ली साइड में जो बड़े बड़े बिग फोर है, जो बड़े बड़े बिग फोर है, उस बिग फोर को वो प्रॉपर्टी दे देते हैं रेंट पर। 1 साल के लिए 6 महीने के रेंट पर एक रेंट वो दे देते हैं, रेंट पर दे देते हैं। और उससे जो रेंटल इनकम होता है ये किसके अंदर में टैक्सेबल होगा? डीएलएफ का कहना था ये बिजनेस इनकम के अंदर में आएगा, और एओ का कहना है कि एचपी के अंदर में आएगा। आप लोग क्या सोचते हो? आप लोग क्या सोचते हो? मैं चेन्नई प्रॉपर्टीज के केस को डील करने के बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये किसके अंदर में आएगा। अभी आप लोग को जो समझ में आ रहा है काइंडली कमेंट में मुझको लिख के बताइए कि ये किसके अंदर में आएगा। आइए, चेन्नई प्रॉपर्टीज का केस क्या था? चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये जो चेन्नई प्रॉपर्टी जो एसएससी है, उसका मेन काम था प्रॉपर्टी को एक्वायर करना और उसको भाड़ा पर देना। मैंने क्या कहा? प्रॉपर्टी को एक्वायर करना और उसको भाड़ा पर देना। तो इसका जो मेन बिजनेस है वो जमीन, वो आपका प्रॉपर्टी एक्वायर करना, उसको रिनोवेट करना, मॉडर्नाइज करना, और एज पर जैसा भी सुटेबल हो रेंट के लिए उस तरीके से उसमें चेंज करना और उसको फिर भाड़ा पर देना। ये इनका मेन काम था। तो इससे जो इनकम आ रहे थे, इसको चेन्नई प्रॉपर्टीज का कहना था कि दिस इज माई बिजनेस इनकम। क्योंकि एचपी में क्या होता है, एचपी में सिर्फ आपको 30% का छूट मिलता है ग्रॉस से नैप को निकालने में, जीएबी से एनएबी जाने में 30% का आपको छूट मिलता है। तो कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होता है जिसमें 70% का प्रॉफिट हो। तो ऐसा था कि चेन्नई प्रॉपर्टीज का ये कहना था कि मेरा जो बिजनेस है, मेरा बिजनेस है कि मैं प्रॉपर्टी को एक्वायर करता हूँ, उसको रिनोवेट करता हूँ, उसको मॉडर्नाइज बनाता हूँ और फिर उसको मैं भाड़े पर लगाता हूँ। मैं आपका प्रॉपर्टी को मैं भाड़े पर, रेंटिंग मेरा बिजनेस है, रेंटिंग मेरा बिजनेस है। इस केस में जो मेरा जो इनकम है ये बिजनेस इनकम का पार्ट है, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं है। ये वो कह रहा था कि ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट है। एसएससी कह रहा है कि ये मेरा बिजनेस इनकम है। ये मैटर फर्दर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आपका मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस, इफ योर मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस इज एक्वायरिंग द प्रॉपर्टी और लेटिंग इट ऑन हायर, यदि आपका मेन ऑब्जेक्टिव रेंटिंग का है, रेंटिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज यदि ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, लेट आउट द प्रॉपर्टीज यदि ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, तो ये जो आपका होगा ये आपका पार्ट होगा इनकम फ्रॉम, हाँ, ये जो आपका लेटिंग का जो जो पार्ट होगा ये आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम के अंदर में आएगा, एचपी के अंदर में नहीं आएगा। देखिए क्या लिखा है, देखिए हाई कोर्ट ने क्या कहा था, देखिए सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस एंड नॉट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी if the main object of the company is to let out the properties। यदि आपका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर्टी को भाड़ा पर देना, तो ये आपका इनकम कहलाएगा बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम एचपी के अंदर में नहीं आएगा। अब बताओ, मैंने जो इस टॉपिक शुरू होने से पहले जो मैंने एक क्वेश्चन आप लोग से किया था, मैंने जो एक क्वेश्चन आप लोग के सामने रेज किया था, ये क्वेश्चन ये था कि डीएलएफ का जो प्रॉपर्टी है, जो डीएलएफ का मेन काम होता है फ्लैट को सेल करना, वो फ्लैट प्रॉपर्टी लैंड एक्वायर करते हैं, उस पर फ्लैट बनाते हैं और फ्लैट को सेल करते हैं। तो डीएलएफ का मेन काम है प्रॉपर्टी को सेल करना, लेकिन जो अनसोल्ड प्रॉपर्टी है उसको वो भाड़े पर लगाते हैं। तो क्या उस केस में चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो, एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? क्योंकि उसका जो रेंटिंग ऑफ द प्रॉपर्टीज या लेट आउट द प्रॉपर्टीज, डीएलएफ का ये मेन बिजनेस नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, डीएलएफ का जो कंपोनेंट जो रेंटिंग से आ रहा है वो इनकम फ्रॉम एचपी के अंदर में चार्जेबल होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, बहुत बार ये पूछा गया है, काइंडली आप लोग इसको ठीक से समझ लीजिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट केस है सीआईटी वर्सेस एनडीआर वेयर हाउसिंग। सीआईटी वर्सेस एनडीआर वेयर हाउसिंग, ये भी सेम केस है। ये भी केस क्या था बताओ तो, ये था लेटिंग आउट ऑफ गोडाउन विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस
इनकम, जो आपको गोडाउन को लेट कर रहे हो वो बिजनेस इनकम माना जाएगा। ये किस बेस पर माना जाएगा? फॉलोइंग द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ चेन्नई प्रॉपर्टीज। माने ये भी इसी से लिंक किया हुआ है। जो लेटिंग आउट ऑफ गोडाउन है वो भी क्या होगा, वो भी आपका माना जाएगा, ये बिजनेस इनकम है बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ चेन्नई प्रॉपर्टीज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। आगे बढ़िए। CIT वर्सेस सिटी मिल डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये भी अच्छा केस है, ये भी एक अच्छा केस है। आइए इसको मैं डील करता हूँ। इसको मैं जाऊंगा पॉइंट पर बाद में, पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बोल दूँ। क्या था ना कि मान लो मैं 3 फ्रेंड मिल के, मैं और मेरे 2 फ्रेंड या 4 फ्रेंड मिल के मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। 1 अप्रैल 2019 को, ठीक है। पता नहीं था, एक आइडिया नहीं था कैसे स्टार्ट करना है। चारों फ्रेंड मिलके काम करना शुरू किया, बिजनेस स्टार्ट किए। अभी तक कोई लीगल एंटिटी नहीं है कि बिजनेस क्या इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटरशिप, जस्ट ये आइडिया वाले स्टेज में है। अब क्या हुआ, अब बिजनेस मैंने स्टार्ट किया और हमने अर्न करना शुरू कर दिया। जब जब हमने अर्न करना शुरू कर दिया तब हमने सोचा कि क्यों ना हमें इसे एक नया रूप दिया जाए, क्यों ना हम इसे एक पार्टनरशिप फॉर्म का रूप दे दें। और उसी हिसाब से पार्टनरशिप फॉर्म या बिजनेस या प्राइवेट लिमिटेड या कंपनी जो कुछ भी बनाया गया। अब क्या हुआ था, मैंने अक्टूबर 2019 में मैंने पार्टनरशिप फॉर्म मैंने बनाया। 31 मार्च को जब वो एओ ने क्या कहा, मेरा जो फाइल था, जब मैंने रिटर्न फाइल किया तो पार्टनरशिप फॉर्म का रिटर्न, चूंकि वो 1 अक्टूबर में मैं बनाया तो रिटर्न मेरा अक्टूबर से लेकर मार्च तक का ही होगा। रिटर्न मेरा अक्टूबर से लेकर मार्च तक का ही होगा। तो उस अक्टूबर से मार्च वाले केस के लिए जो रिटर्न था वो मेरे असेसमेंट में फॉल कर गया। और एओ ने जब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाए तो एओ ने क्या किया, एओ ने अप्रैल 19 से लेकर मार्च तक का पूरा, मैंने अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का प्रॉफिट को नहीं दिखाया था, सिर्फ अक्टूबर से लेकर मार्च तक का दिखाया था। एओ का कहना है कि आपका अप्रैल से लेकर मार्च तक का प्रॉफिट ही टैक्सेबल होगा। आपका अप्रैल टू मार्च तक का जितना प्रॉफिट है वो पूरा फुल प्रॉफिट टैक्सेबल होगा। मेरा कहना है कि मेरा तो बिजनेस था ही नहीं, मेरा तो बिजनेस अक्टूबर से आया है। तो एओ कह रहे हो आप तो प्रॉफिट कमाए हो ना भाई, आप अप्रैल टू अक्टूबर तो प्रॉफिट कमाए हो, उस प्रॉफिट का क्या होगा, उस पर तो आपको टैक्स पे करना चाहिए। तो ये लीगल डिस्प्यूट था, ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट क्या बोला होगा? सोचिए, थोड़ा सोच के बताइएगा। क्या क्या आप सोच के आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो फैक्ट बात है कि जब बिजनेस इनकॉर्पोरेशन हुआ है तभी से हम उसके अंदर में असेसमेंट करेंगे। बिजनेस तभी से असेस होगा जब से वो इनकॉर्पोरेट हुआ है। बट उसके पहले जो आपका बिजनेस था, वो आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल माना जाएगा। देखिए क्या लिखा है, इनकम अर्न्ड फ्रॉम बिजनेस कैरिड ऑन बाय द प्रमोटर ऑफ अ कंपनी प्रायर टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी कैन नॉट बी टैक्स्ड एज इनकम ऑफ द कंपनी। इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ प्रमोटर एज एओपी बीओआई। एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल माना जाएगा। मतलब 1 अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक, सितंबर तक जो मेरा बिजनेस था, जब पार्टनरशिप फॉर्म जब नहीं हुआ था, उसके पहले का जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट माना जाएगा एओपी और बीओआई के अंदर में। The SC held that company becomes legal entity in the eyes of law only when it is incorporated. Prior to its incorporation, it simply does not exist. सही बात है, prior to incorporation ये exist नहीं करता है। जब से incorporation हुआ तब से ही वो in the eyes of law वो एक legal entity माना जाएगा। लेकिन उसके पहले तो बिजनेस कर रहे थे, वो आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 30 और सेक्शन 31 से दो छोटे छोटे सेक्शन है, उसको डील करते हैं। सेक्शन 30 क्या बोलता है? सेक्शन 30 बोल रहा है रेंट, रेट्स, टैक्सेस। ये मैं देखिए 4 कॉलम बने हुए हैं। पहला आपका लिखा हुआ है सेक्शन, इसमें मैंने सेक्शन को डील किया। सेकंड हुआ नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, किस तरह का एक्सपेंडिचर है, क्वांटम ऑफ कितना का छूट मिलेगा, और एसएससी और किसको छूट मिलेगा। तो क्या होगा, ये सभी को छूट मिलता है, एसएससी मतलब ऑल एसएससी। सेक्शन 30 क्या बोलते हैं? सेक्शन 30 बोल रहा है रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंश्योरेंस फॉर प्रेमाइसेस। आप लोग को पता होगा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो तो कैपिटल का पार्ट होगा, उसमें रिवेन्यू का छूट नहीं मिलेगा।
तो जैसे अब वो कैपिटल को लेकर मैं थोड़ा देर बाद डील करता हूँ। तो जो भी आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स, अब जो आपका था सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 37 तक, इसमें बताया गया है कि क्या किस किस का छूट मिलेगा। पहले मैंने क्या कहा था, सबसे पहले मैंने कहा कि सेक्शन 28 में मैंने कहा था कि क्या क्या चार्जेबल होगा, क्या क्या ऐसे इनकम है जो माने जाएंगे कि ये पीजीबीपी के अंदर में आएंगे। 28 में मैंने ये कहा था। 29 में मैंने ये कहा था कि किस तरीके से कंप्यूट करेंगे इनकम, किस तरीके से पीजीपीपी में कंप्यूटेशन होगा, सेक्शन 28 से लेकर 44 तक का किस तरीके से कंप्यूटेशन होगा, ये मैंने सेक्शन 29 में कहा था। अब आपका सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 37 ये बोल रहा है कि किस किस का छूट मिलेगा, क्या क्या खर्चा माना जाएगा। आपका जो बिजनेस इनकम है उसको अर्न करने के लिए जो भी आप खर्चा किए वो क्या क्या खर्चा का छूट माना जाएगा, उसको सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 37 तक डील किया गया है। ठीक है बाबू, देखिए सेक्शन 30 क्या बोलता है। सेक्शन 30 बोल रहा है रेंट, रेक्स, टैक्सेस, रिपेयर्स, जो भी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, एंड इंश्योरेंस फॉर प्रेमाइसेस, इसका एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड एक्सक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको क्या छूट मिलेगा, और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का पूरा छूट मिलेगा। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका क्या होगा बताइएगा, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज होगा और उसके ऊपर डिप्रिसिएशन का छूट मिलेगा। वो दैट विल बी फ्रॉम, मान लीजिए कोई भी प्रेमाइसेस था उसको मैंने इस तरीके से रिपेयर किया कि वो कैपिटल ही नेचर है, तो क्या होगा, वो मेरा वैल्यू एडिशन होगा और उसमें मेरा सेक्शन 32 का जो डिप्रिसिएशन का बेनिफिट मुझको मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर्स, देखिएगा, form part of the actual cost and depreciation is allowed under section 32, and if capital expenditure on repairs is done by tenant then deemed building and tenant gets depreciation under section 32। चलिए बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मान लीजिए मैंने एक रूम भाड़े पर लिया था कोचिंग कराने के लिए, मैंने एक रूम भाड़े पर लिया था, मैंने फर्स्ट फ्लोर भाड़ा पर लिया था। मैंने क्या किया, उसमें मैंने एक अलग से कंस्ट्रक्शन कर दिया, रूम का मैंने डाइवर्सन कर दिया, और जो टेरेस था उसके ऊपर मैंने अलग से मैंने एक रूम बना लिया। ठीक है, तो मैं तो रेंट पर हूँ, मैं तो ऑनर नहीं हूँ, आई एम नॉट द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, तो बट मैंने रेंट पर हूँ, लेकिन मैंने उसमें एक जो रूम था उसको मैंने एक्सटेंशन मैंने कर लिया। तो जो एक्सटेंशन मैंने किया दैट इज़ नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। वो कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पहले 2 रूम थे, मैंने एक अलग से दीवार खड़ा करके मैंने 3 रूम मैंने कर लिए। जैसे ही मैंने 3 रूम मैंने कर लिया तो दैट एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दैट एक्सपेंडिचर इज नॉट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये पॉइंट सबको क्लियर है। अब आप ये बताओ, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा उसका तो छूट सेक्शन 30 में नहीं मिलेगा, तो एक नया कंसेप्ट लाया गया डिम्ड बिल्डिंग का। ये कंसेप्ट क्या है, डिम्ड बिल्डिंग। तो मान लिया जाएगा ये जो आप एक्सटेंशन किए हो प्रोजेक्ट का, ये आपका डिम्ड बिल्डिंग में आ जाएगा, और इसके ऊपर में आपको सेक्शन 32 का डिप्रिसिएशन मिलेगा, सेक्शन 32 का डिप्रिसिएशन मिलेगा एज इफ इट इज योर ओन एसेट्स, जैसे वो आपका अपना एसेट्स है। ठीक है, आइए सेक्शन 31 डील करते हैं। रिपेयर्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। सेम कहानी है, जो भी रिपेयर आप करोगे इंश्योरेंस, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर पर जो भी रिपेयर करोगे, यदि वो नॉर्मल होगा, रिवेन्यू नेचर का होगा तो उसका पूरा छूट मिलेगा, कैपिटल नेचर का होगा तो वो कैपिटलाइज हो जाएगा, और उसके ऊपर में सेक्शन 32 का डिप्रिसिएशन आप क्लेम कर पाओगे ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट्स, ओवर द ईयर्स एट अ पर्टिकुलर रेट। देखिए, तो मैंने क्या कहा, सेक्शन 30 डील विथ रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर प्रेमाइसेस, और 31 क्या डील करता है, रिपेयर्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। इसको लेकर एक केस लॉ है, रिपेयर्स एक्सक्लूडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर, इसको लेकर एक केस लॉ है। उतना रिलीवेंट केस लॉ नहीं है बट इंटरेस्टिंग केस लॉ है। आइए देखते हैं। ये केस लॉ किसका था, ये केस लॉ है शांति भूषण आप लोग जानते हैं, जो आम आदमी पार्टी के थे, आम आदमी पार्टी के सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रह चुके हैं, अभी भी हैं, आम आदमी पार्टी के पहले मेंबर थे। तो शांति भूषण वर्सेस CIT दिल्ली का केस है। ये केस क्या था, इसको मैं रीड करता हूँ बाद में, पहले आपको मैं कहानी बोलता हूँ कि ये केस क्या था। ये केस ये था कि शांति भूषण जी एक एडवोकेट है, बहुत नामी एडवोकेट है। तो उनका क्या था,
उनका हार्ट सर्जरी हुआ था, उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो हार्ट सर्जरी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया था, जो इसके ऊपर जो एक्सपेंसेस उन्होंने खर्च किए थे हार्ट को, मतलब हार्ट सर्जरी में जो ऑपरेशन हुआ था उनका, जो भी कार्डियक ऑपरेशन हुआ था, उसमें उन्होंने जो भी खर्च किया था उसको वो क्लेम कर रहे हैं सेक्शन 31 में। तो ये मेरा रिपेयर्स इंश्योरेंस, रिपेयर्स ऑफ द प्लांट मशीनरी है, रिपेयर्स ऑफ प्लांट मशीन। उनका ये कहना है कि मैं बीइंग एडवोकेट, मेरा जो मेन जो अर्निंग होता है वो तो इस मेरे बॉडी से हो रहा है। इस बॉडी को फिट रहने के लिए हार्ट की आवश्यकता है, और वो हार्ट क्या है, वो हार्ट तो मेरा एज अ प्लांट मशीनरी हुआ। इसके लिए उन्होंने क्लेम किया था, इसके लिए उन्होंने कहा था कि जो भी मेरा खर्च हुआ है हार्ट के ऊपर में, ये मेरा खर्चा माना जाए अंडर सेक्शन 31। देखिए क्या लिखा, द एसएससी आर लॉयर incurred certain expenditure on his heart surgery. He claimed the expenditure as business expenses under section 31 under the head repairs and insurance of machinery, plant and furniture. क्या लगता है आपको कोर्ट ने क्या कहा होगा? कोर्ट ने क्या कहा होगा? देखिए क्या कहा होगा, being the expenditure incurred wholly and exclusively for the purpose of profession being lawyer. समझ में आया क्या बोले उन्होंने? ये जो रिपेयर है ये मेरा फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है, ये जो रिपेयर है ये मेरा फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है, ठीक है। रिपेयर एंड इंश्योरेंस एंड मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप किसी चीज़ का यदि रिपेयर करते हो तो रिपेयर आप किस चीज़ का करोगे? रिपेयर आप करोगे मशीनरी का करोगे, प्लांट का करोगे, या फर्नीचर का करोगे। आप यदि प्लांट और मशीनरी का यदि रिपेयर करते हो तो ये प्लांट मशीनरी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट से पहले आना चाहिए, वो तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं कर रहे हैं। देखिए क्या करते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट हेल्ड दैट फॉर क्लेमिंग एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 31 प्लांट शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड साइटेड मेनी रीजन्स दैट डिनाइड द क्लेम अंडर सेक्शन 31। क्या कहा था, जो किसी भी चीज़ को आप यदि क्लेम करोगे, प्लांट मशीनरी को यदि आप क्लेम करोगे तो ये आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पहले से होना चाहिए। वो आपका हार्ट बुक्स ऑफ अकाउंट से पहले से शो नहीं किया गया है। तो जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पहले में शो ही नहीं किया हुआ है तो आप उसका जो रिपेयर करोगे ये कैसे माना जाएगा? तो ये आपका फॉर द पर्पस ये आपका रिपेयर ऑफ प्लांट मशीनरी नहीं माना जाएगा, क्योंकि दैट प्लांट मशीनरी इज नॉट अपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तब क्या किए, तब शांति भूषण पलटी खा गए, और शांति भूषण ने कहा कि ठीक है चलो, आप यदि 31 अलाउ नहीं करते हो तो आप इसको 37 में अलाउ करो। तो एसएससी देन मेड अ क्लेम अंडर सेक्शन 37। 37 क्या बोलता है? 37 बोलता है कि जो कुछ भी खर्चा करते हो एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, तो वो आपका अलाउ होगा, ठीक है। अब कोर्ट ने क्या कहा, द कोर्ट हेल्ड दैट क्लेम अंडर सेक्शन 37 डिड नॉट फुलफिल the first condition, which was that the expenses in issue had been incurred wholly and exclusively for the purpose of SSC's profession. इनका कहना है कि हार्ट का इस्तेमाल सिर्फ आप कोर्ट में नहीं करते हो, आप कोर्ट के बाहर जब आप घर में रहते हो अपने पर्सनल लाइफ में होल लाइफ आप इसका हार्ट का इस्तेमाल करते हो। ये हार्ट का इस्तेमाल सिर्फ आपके प्रोफेशन के लिए नहीं हो रहा है। जब आप पैदा हुए थे तब आप प्रोफेशन नहीं कर रहे थे, इस लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया गया था, सॉरी फॉर दैट। मतलब जब आप स्टार्टिंग से जब आप कर रहे हो तब उसके लिए ये जो हार्ट का जो यूज है वो आप सिर्फ प्रोफेशन के लिए नहीं कर रहे हो, ये आप अपनी लिविंग के लिए भी कर रहे हो और फिर अदर पर्पज के लिए भी कर रहे हो, ठीक है। तो सो दिस शुड नॉट बी ट्रीटेड अंडर एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 37, ठीक है। कैसा लगा आप लोग को ये केस, मुझे बताइएगा कमेंट करके। बहुत ही कोई खास इंपॉर्टेंट केस नहीं था, बट बहुत ही रिलीवेंट केस है, मतलब बहुत सोच समझ के जो शांति भूषण जी है उन्होंने इस केस को डाला था, तो मेरा हार्ट का जो ऑपरेशन होगा वो भी इसमें के अंदर में कवर हो जाए। बट कोर्ट का भी अच्छा कहना था, कोर्ट का कहना था यदि आप 31 में आओगे तो प्लांट एंड मशीनरी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होना चाहिए, वो आपका नहीं है, सही बात है। यदि प्लांट है मशीनरी के अलावा कोई अदर एक्सपेंडिचर है, अब ये बात हो सकता था कि इसमें कोर्ट एक पॉइंट ये भी बोल सकता था ये जो हार्ट है ये आपका कैपिटल इन नेचर है, जब तब उसको डिप्रेशन अलाउ करना पड़ता। तो कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा आपको सिंपली कहा जो इस हार्ट का जो इस्तेमाल होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस नहीं हो रहा, आप सिर्फ हार्ट का इस्तेमाल कोर्ट में नहीं करते हो, कोर्ट के बाहर जब आप घर में हो फिर भी आप अपने हार्ट का इस्तेमाल करते हो, तो और फ्रॉम वेरी बिगनिंग जब से आपने प्रैक्टिस किया आज उसके पहले से जो भी आप कुछ कर रहे हो तो सभी जगह आप अपने हार्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस में नहीं रहोगे फिर भी आप हार्ट का इस्तेमाल करोगे, तो
ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केसला था। काइंडली आप लोग मुझे बताइएगा आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, आज के लिए कैसा लगा क्लास आपको, आप मुझे काइंडली कमेंट में बताइएगा। बहुत इंटरेस्टिंग केस लॉस थे, मुझे अब तो अभी भी हंसी आ रही है। ठीक है, काइंडली आप कमेंट में मुझे बोलिएगा कि कैसा लगा क्लास और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से मैं क्लास में कराता हूँ उसी तरीके से मैं सेक्शन वाइज डील कर रहा हूँ। 28, 29, 30, बीच में आपका 145B, फिर आपका 41, 41 का 1, 2, 3, 4, 5 वो सब मैंने डील किया था। अभी आपका सेक्शन 30, 31, 32। नेक्स्ट मैं सोच रहा था कि अमेंडमेंट फिनेंशियल 20 को लेकर एक सीरीज लेके आऊँ, तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर लिसनिंग, थैंक यू, बाय।